हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स का ये चैप्टर नंबर 6 शेयर स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ का ये लेक्चर 2 है जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको सम डेफिनेशंस। जैसे कि कोहेजन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कोहेजन है क्या। ठीक है, आपको पता है कि कोहेजन होता है कि सेम जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के अट्रैक्शन को कोहेजन बोला जाता है, और एडहेजन की जो बोला जाता है डिफरेंट मॉलिक्यूलर पार्ट के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको एडहेसिव बोला जाता है। एडहेसिव मटेरियल, कोहेसिव मटेरियल। अभी यहाँ पे हम कोहेजन पढ़ने वाले हैं। और कोहेजन लेस क्या होगा, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होना, सेम मॉलिक्यूलर के बीच में अट्रैक्शन ना होना, उसको कोहेजन लेस बोला जाता है। ठीक है, तो कोहेजन की आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया। पहला ही पॉइंट मैंने लिख के ही बता दिया, द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल। जैसे कि सॉइल है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बीच का सेम मॉलिक्यूल जो है उनके बीच के अट्रैक्शन को ही बोला जाता है कोहेजन। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, कोहेजन बोला जाता है। अब कोहेजन के कारण, ड्यू टू कोहेजन द सॉइल पार्टिकल्स एडियर टू ईच अदर। ठीक है, एडियर टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से चिपके रहते हैं। कोहेजन के कारण ही क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, तो एडियर का मतलब ही होता है चिपकना। ठीक है, चिपकना, चिपकना, ठीक है, चिपकना। तो एक दूसरे के जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं कोहेजन के कारण ही। ड्राई सैंड इज कोहेजनलेस। जो ड्राई सैंड होता है ना, सैंड जो होता है ड्राई सैंड, वो क्या होता है, कोहेजनलेस होता है, उसमें कोहेजन अट्रैक्शन नहीं होता है उनके बीच में। तो इसके कारण वो क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो इनके अंदर अगर शेयरिंग को अगर देखोगे तो ज़्यादा होगा, लोड थोड़ा ही बहेगा और ढह जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर बाद में एडिशन ऑफ वाटर, अगर एडिशन ऑफ वाटर कर देते हैं इन द ड्राई सैंड इंड्यूस ए लिटल कोहेजन इन इट, तो उसके अंदर लिटल कन्फ्यूजन मतलब बहुत ही कम कोहेजन उसके अंदर आता है। ठीक है, फुल्ली सेचुरेटेड अगर सैंड है तो वो इज एल्सो कोहेजनलेस। अगर फुल्ली सेचुरेटेड है मतलब पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है, ठीक है, तो तब भी क्या होगा, सैंड वो कोहेजनलेस ही होगा। ठीक है, कोहेजिव नहीं होगा। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिटिल वाटर अगर डालते हैं ना, एडिशन थोड़ा सा वाटर डालते हो तो एक मतलब थोड़ा सा उसके अंदर कोहेजन आता है, बट एकदम सेचुरेटेड हो, ठीक है, उसके अंदर के वॉइड्स जितने भी थे वो सब वाटर से फिल हो गए हों, तो भी कोहेजन लेस की तरह ही बिहेव करेगा। क्लाई सॉइल, अ क्लाई सॉइल हैज़ मैक्सिमम कोहेजन। अगर जो क्लाई सॉइल है उसके अंदर मैक्सिमम कोहेजन पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अभी कोहेजन जो है ना वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, सॉइल के कोहेजन किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो देख सकते हैं फाइनेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स की, मतलब जो क्ले पार्टिकल्स है उसकी फाइननेस के ऊपर ही डिपेंड होता है कि कितना मतलब छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कितना मतलब उनकी साइज कम है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा होता है टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल। जो क्ले मिनरल हैं जैसे कि कैओलाइट देख सकते हैं, येलाइट देख सकते हैं, मोंट मेरेलो माइट देख सकते हैं, ये 3 टाइप के क्ले होते हैं, क्ले मिनरल। तो इनके ऊपर भी डिपेंड होता है। फिर बाद में अमाउंट ऑफ क्ले, कि क्ले की जो अमाउंट हो, कितनी मात्रा में है वो क्ले, उसके ऊपर भी कोहेजन डिपेंड करता है। दूसरा वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, सॉइल की वाटर कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, तो इंटरनल फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब फ्रिक्शन से आपको समझ में आ रहा है कि दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो दूसरे बॉडी का जो सरफेस है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रजिस्ट करेगा। ठीक है, उसकी जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब उसको मूव होने से रोकेगा जो कॉन्टैक्ट सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन, जो इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है जो रोक रहा है, ठीक है, बिटवीन द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल, इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल एट देयर कॉन्टैक्ट पॉइंट इज नोन एज ए इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, उसी को इंटरनल फ्रिक्शन बोला जाता है। उसके बाद से अगर थर्ड पॉइंट देखेंगे कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोल रहे हैं, वहाँ इंटरनल फ्रिक्शन था और यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। अगर आपको इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल स्टेज। ठीक है, ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है
बिटवीन द सॉइल पार्टिकल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल स्टेज, ठीक है, नॉर्मल स्टेज के रिप्रेजेंट करता है। अब ये किन किन पॉइंट के ऊपर डिपेंड होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन पॉइंट के ऊपर डिपेंड होता है, वो चीज़ें लिखी हुई है। पहला इसमें देख सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है डिपेंड किसके ऊपर करता है, शेप ऑफ पार्टिकल का, कि पार्टिकल कैसा है, एंगुलर है या राउंडेड है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा, रफनेस ऑफ द सरफेस, इसका सरफेस जो है वो कितना रफनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा, डेंसनेस ऑफ सॉइल, कि सॉइल कितना डेंस है, कितना कंपैक्टेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे कि फॉर अगर यूनिफॉर्म सैंड है, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि मतलब एक ही साइज के पार्ट साइज उनका सेम हो तो यूनिफॉर्म होता है। तो सैंड है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 27 से 37 के बीच में लाई करेगा, ठीक है उसका। लेकिन अगर वेल ग्रेडेड है मतलब डिफरेंट साइज के उसमें सैंड पार्टिकल्स हैं, तो उनका जो एंगल लाई करेगा वो 30 से 44 के बीच में लाई करेगा, 30 से 44 के बीच में एंगल लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे कि एंगल ऑफ रिपोज, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो एंगल ऑफ रिपोज कहता है कि द एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस, जैसे ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो वो एंगल बनाता है, देखो यहाँ पे ये एंगल बनाया है, ठीक है, ऑफ ए सरफेस ऑफ ए हीप ऑफ ग्रेनुअल मटेरियल, जैसे ये कोई मटेरियल है, ग्रेनुअल मटेरियल सैंड हो गया, ठीक है, विद हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल ये बना रहा है उसी एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। कि ये एंगल ऑफ रिपोज क्या बताता है कि ये जो देखो ये सैंड है चाहे सॉइल है जो भी है ये, ठीक है, इस कंडीशन में इस एंगल पे देखो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, वो इस सरफेस पे मतलब जो सॉइल पार्टिकल या सैंड के जो पार्टिकल है वो मूव नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट अगर मान लो कि इसके एंगल को और बढ़ा दिया जाए, ये फाई की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो जस्ट इंक्रीज करने पे क्या हो जाता है, ये अगर इससे थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए ना तो ये सैंड के पार्टिकल्स नीचे ढहरने लग जाएंगे, ठीक है। तो तब वो जो एंगल बनाता है ना, जब वो मैक्सिमम एंगल की बात कर रहा हूँ, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझाने थे सब डेफिनेशंस के बेस पे, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ आपको सामने लेकर आते रहूँगा कि ताकि आप आसानी से देख के और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होंगे, एक बार फटाफट डाउनलोड कर लोगे और आप देख सकते हो आसानी से, बिना डाउनलोड करके भी देखोगे तो बड़े आसानी से फटाफट देख सकते हो, ठीक है। एक बार बैठोगे, रोज़ाना अगर 1 घंटे भी देते हो ना, रोज़ाना 1 घंटे, तो 10 दिन में आपका पूरा का पूरा सॉइल एकदम फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप आसानी से देखते जाएंगे तो आएगा, ठीक है। और अगर ये जो PDF नोट बना रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत है तो मिनिमम चार्ज 20 रुपीज़ रखा है, और 20 रुपीज़ में आप आसानी से इसको गेन कर सकते हो PDF नोट। तो देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।